नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी आधारित भूगोल के प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड नंबर 1 में हम आपके लिए एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी क्लास 11 से भारत भौतिक पर्यावरण नामक पुस्तक से आपके लिए एपिसोड 1 लेके आए हैं और यहाँ से आपका जो सीरीज है स्टार्ट होगा और यहाँ से आपको आज से 11th क्लास की एनसीईआरटी के प्रश्नों को कराया जाएगा। 11th क्लास से हम आपको 10th क्लास की तरफ 10th से 9th इस तरीके से आपको हम लेकर चलेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस बार टीआरई 3.0 में क्लास 11th की एनसीईआरटी से आपके कुल 7 प्रश्न पूछे गए थे। इस पुस्तक से 3 प्रश्न पूछे गए थे और जिनको भी हम डिस्कस भी करेंगे। और साथ में आप सभी अभ्यर्थियों को हमने जो सिलेबस बताया है आपको उसी हिसाब से थ्योरी भी कंप्लीट करनी है। साथ में प्रश्नों के माध्यम से जो हम श्रृंखला आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं इनको भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। और साथ में लाइव सेशन में आप कमेंट भी कर सकते हैं हर एक प्रश्न का। जो भी आपसे हम प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं आप प्रश्नों के उत्तर जरूर कमेंट किया करिए। इससे आप सभी अभ्यर्थियों का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं वो तैयार भी हो जाएंगे परीक्षा दृष्टि से। यहाँ पर आपको जो है भारत के संविधान उद्देशिका के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। पीडीएफ हम आपको दे देंगे, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। हर एक एनसीईआरटी बुक में आपको पॉलिटी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी रही होती हैं, इनको भी आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पर बात करें तो क्लास 11th एनसीईआरटी में और पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है भारत स्थिति, दूसरा चैप्टर है संरचना एवं भू आकृति विज्ञान, तीसरा है अपोह तंत्र जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, चौथा है जलवायु, पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति, छठा है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। तो यहाँ तक आपका परीक्षा दृष्टि से 5 नंबर चैप्टर तक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम आपको प्रश्नों के माध्यम से करा देंगे। इससे पहले हमने आपको एक मैराथन वीडियो में 1, 2 और 3 चैप्टर करा दिया था, 4 और 5th नहीं कराया था। तो आपको प्रश्नों के माध्यम से करा दिया जाएगा, इसके लिए आपको अलग से क्लास की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी अभ्यर्थी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दिया करें। अब आते हैं टॉपिक पर और यहाँ पर भारत एवं स्थिति से रिलेटेड आपको कुछ हम पहले थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे जिनको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसलिए हम पहले इन फैक्ट्स को देख लेते हैं। कई बार आपको जो ये ब्रैकेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, कई बार ब्रैकेट से आपको सवाल दिए जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि एक समुद्री मील का जो लेंथ होता है वो कितना होता है परीक्षा दृष्टि से, तो ये होता है लगभग 1.8 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि 1.8 किलोमीटर होता है और एक्चुअल में कितना होता है तो 1.824। तो आपसे ये परीक्षा दृष्टि में पूछा जा सकता है कि एक नॉटिकल माइल्स, समुद्री मील को बोलते हैं नॉटिकल माइल्स, तो 1 नॉटिकल माइल या एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं तो लगभग 1.8 किलोमीटर। और साथ में एक जो है समुद्री मील में कितने इंच होते हैं तो ये भी आपको, ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी इस ब्रैकेट में भी दी गई है यहाँ पर, जिनको हमने प्रश्न में इंक्लूड किया तो हम वहाँ से देख लेंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। ये आपके सामने पूरा मैप भी दिया गया है, इसका भी आपको अध्ययन करना है अच्छे से और आपको एक एक जो लोकेशन है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पर आते हैं। पहले हम अभ्यास में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला आपका जो प्रश्न है उसके बाद हमने जो आपके लिए प्रश्न बनाए हैं उन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो आपको बताना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वो कितना है संपूर्ण भूमि के विस्तार के संबंध में। और संपूर्ण भूमि का जब हम कंसीडर करते हैं तो संपूर्ण भूमि का मतलब यही होता है कि आपको इंदिरा पॉइंट से लेना है। कहाँ से लेना है? इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल तक, इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल तक लेना है। संपूर्ण भूमि का मतलब ये होता है। तो प्रश्न को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार कितना है? का ऑप्शन होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा। आप ABCD के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। का को ए मान लीजिए, खा को BCD, इस हिसाब से आप आंसर मान सकते हैं। तो ABCD में से क्या आंसर होगा? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का तो राइट आंसर है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है संपूर्ण भारत का। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। 6 डिग्री 45 को हम क्या कहते हैं? तो 6 डिग्री 45 को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और 37.6 को क्या बोलते हैं, जो सबसे उत्तरी अक्षांश है इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। और साथ में अगर हम बात करें जो भारत की मुख्य भूमि अगर आपसे पूछे, यहाँ संपूर्ण भूमि पूछा था, अगर आपसे भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तब आपका आंसर ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये मुख्य भूमि के लिए रहेगा, जिसमें हम अंडमान निकोबार वगैरह को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मुख्य भूमि का मतलब होता है कि जो भारत का मेन लैंड है मुख्य भूमि है, और साथ में जिसमें हम लक्षद्वीप को और साथ में अंडमान और निकोबार को कंसीडर नहीं करते हैं। जब उनको छोड़ देते हैं तब हम बात करते हैं भारत के मुख्य भूमि की। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से है, तो 8 कन्याकुमारी से आप लीजिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ये कन्याकुमारी का लोकेशन है, से लेकर इंदिरा कोल तक। और इस प्रश्न का संपूर्ण भूमि पूछा गया तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का राइट आंसर है डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इस बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था टीआरई में, तो यहीं से प्रश्न आपका एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया था। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा आपका, कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी है, तो 4096 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत, एक बार आप सभी अभ्यर्थी कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर तो आपसे पूछा गया कि भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की हो गई, भारत के साथ में सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसकी है, या सबसे कम स्थलीय सीमा किसकी है। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की है, तो अगर हम बात करें तो है आंसर यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ में भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो महज 106 किलोमीटर है। और 106 किलोमीटर सबसे कम यहाँ पर जो स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में भारत बनाता है। सीक्वेंस आपको याद रखना है बचपन में MBA, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, बचपन MBA। ये घटते क्रम में है, ध्यान रखिएगा घटते क्रम में है। ए फॉर अफगानिस्तान है, ए फॉर अफगानिस्तान है, बी फॉर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर। चार का मतलब है चीन आता है। अगर मान लीजिए बांग्लादेश आपको विकल्प नहीं दिया रहेगा तब आपको चीन का चुनाव करना रहेगा। चीन के बाद पाकिस्तान का आता है, पाकिस्तान के बाद नेपाल आता है, नेपाल के बाद म्यांमार आता है, म्यांमार के बाद भूटान आता है, और भूटान के बाद सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजिप्ट मिस्र, ऑप्शन डी ईरान। क्या आंसर होगा तीसरे प्रश्न का। तो तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो आंसर आपका राइट आंसर है ए चीन। तो चीन यहाँ पर राइट आंसर है, तो ए इज़ द राइट आंसर हेयर। और क्षेत्रफल में भारत से चीन बड़ा है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत विश्व का किस नंबर पर आता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का किस नंबर का जो है सबसे बड़ा देश है, तो आंसर हो जाता है 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए मेरिडियन में से भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, या भारत का मानक याम्योत्तर क्या है। यह भी प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था, इससे पहले पूछा गया था। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स में जो बीपीएससी आपसे पूछता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, ए है या बी है या सी है या डी है। तो अगर हम बात करें भारत के मानक याम्योत्तर की, तो भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को ही हम भारत का मानक याम्योत्तर मानते हैं। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न चौथा हो गया आपका। अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है,
अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? ऑप्शन ए यमुना है, ऑप्शन बी सिंधु है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा है, ऑप्शन डी गंगा है। तो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का कि अगर आप राजस्थान से नागालैंड एक सीधी लाइन में, सीधी रेखा में, एक स्केल से आप मैप करके भी देख सकते हैं, तो स्केल से आप लगा लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करने पर कौन सी नदी को आपको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, पार नहीं करना पड़ेगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी सिंधु नदी। सिंधु नदी को हमें पार नहीं करना पड़ेगा। एक बार हम इसको आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं। प्रश्न के हिसाब से आपको क्या करना है, राजस्थान से चलना है, ये लखनऊ लाइन ले लीजिए और यहाँ पर बिहार के ऊपर से होते हुए इस तरीके से, और असम के दिसपुर में इस तरीके से असम के, और यहाँ से नागालैंड। तो नागालैंड तक आपको जाना है एक लगभग एक मान लेते कि एक सीधी रेखा में। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तो क्रॉस करेगी और यहाँ पे है चूँकि, तो इसलिए यहाँ से होने के कारण इधर से आप देखेंगे तो गंगा और यमुना दोनों नदी आएंगी, तो दोनों ही क्रॉस करेंगी, तो दोनों को ही क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात कर लें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का आप यहाँ पर रूट देख पा रहे हैं। तो सिंधु नदी का जो रूट है, सिंधु नदी का रूट कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर सिंधु नदी नहीं पड़ेगा। हम इधर जा रहे हैं, सिंधु नदी इधर ऊपर से जा रही है, तो सिंधु नदी को हमें पार नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर जो हमने आपके लिए बनाया है। ये आपके लिए इंग्लिश में हमने प्रश्न दे दिए हैं, जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश के हों तो आप देख सकते हैं, वैसे हमने रिपीट कर दिया था प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टॉपिक फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भारत स्थिति अध्याय 1 है, क्लास 11th एनसीईआरटी का। चलिए पहला प्रश्न आपके नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न का। और आप सभी अभ्यर्थी जब आप कमेंट कीजिए आंसर को, तो आपको 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, इस तरीके से आपको कमेंट करना है। तो संख्या भी जरूर आप लिखिए, केवल आप ABC मत लिखिए, संख्या भी आपको जरूर लिखना है। तो भारत का सीमांत अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर डैश फैला हुआ है। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू डैश फ्रॉम द कोस्ट। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत का जो सीमा का क्षेत्र है समुद्र की ओर कितना लंबाई तक फैला हुआ है। तो ये आपको बताना है कितना लेंथ तक फैला हुआ है। 11 समुद्री मील तक फैला हुआ है, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, या 13 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, 12 समुद्री मील तक भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। समुद्री मील को हम नॉटिकल माइल्स कहते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स, आपको हिंदी में नॉटिकल भी दिया जा सकता है इस तरीके से, तो इस चीज़ को लेकर आप सतर्क रहिएगा। 12 नॉटिकल मील भी आपको दिया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 12 समुद्री मील नहीं दिया होगा, अगर मान लीजिए किलोमीटर में आपसे पूछेगा, तब आपको दिया जाएगा 21.9 किलोमीटर। तो 12 समुद्री मील हो या फिर 21.9 किलोमीटर हो, दोनों आपके राइट आंसर हैं। 12 समुद्री मील को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 21.9 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश के साथ में निर्धारित होती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिण अक्षांश, 6 मिनट 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक से अधिक या नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? 7 का क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिएगा आप सभी अभ्यर्थी। तो हमारे देश की दक्षिणी सीमा की जब बात करें, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब देश की बात कर लिया है तो देश में तो अंडमान निकोबार भी आता है, तो अंडमान निकोबार से हमें यहाँ पर देखना होगा। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। तो सी 7वें में सी राइट आंसर है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अक्षांश पे कभी आप मत जाइएगा भारत के केस में, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए दक्षिण अक्षांश कभी आंसर हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारा अक्षांश विस्तार स्टार्ट हो जाता है, और हमारे देश की दक्षिणी सीमा यहीं से स्टार्ट होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था इंदिरा पॉइंट,
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। और 2004 के सुनामी आने के बाद, 2004 का जब सुनामी आया था तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट पानी के अंदर चला गया है, डूब गया है। तो अभी भी यही लगभग स्थिति है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है। आपको बताना है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितनी है। ये लेंथ आपको बताना है। 2 लेंथ आपको यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं। तो आपको यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी वास्तविक दूरी बताना है। ए है 2933 किलोमीटर, बी है 3214, सी है 3114। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, 32 से 14। और अगर हम पूछें चौड़ाई के हिसाब से पूछें या पश्चिम से पूरब की तरफ पूछें, तो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है पश्चिम से पूरब की तरफ। उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का, तो ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है विषुवत रेखा। क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर है कर्क रेखा। यहाँ पर एक कुछ फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1 है कि भारत का जो दक्षिणी सीमा है, हमने अभी ऊपर देखा था, भारत का दक्षिणी सीमा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इक्वेटर क्या भारत से पास होता होगा, विषुवत रेखा क्या भारत से पास होती होगी। तो आप कहेंगे नहीं, विषुवत रेखा भारत से पास नहीं होती है। तो विषुवत रेखा जब भारत से पास नहीं होती है तो ये आंसर आपका तो हो नहीं सकता, एलिमिनेशन याद कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्या भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे नहीं। तो दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा कौन है, मकर रेखा। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में भारत है ही नहीं तो मकर रेखा आंसर हो सकता है क्या, आप कहेंगे 100% नहीं हो सकता है। आपका एक मात्र आंसर क्या वेरीफाइड हो गया, जस्टिफाइड हो गया, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने ऊपर क्या देखा, कर्क रेखा भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है। क्लियर हो गया आपको, यानी ये उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। और कहाँ से काटती है, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। उष्णकटिबंध, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, 10वें प्रश्न का आंसर बताइएगा। जिसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, उपोष्णकटिबंध जिसको सब ट्रॉपिक्स कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध, वार्म टेम्परेट जोन। क्या आंसर होगा 10वें प्रश्न का। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि जो एक आपको यहाँ पर प्रश्न को समझना है, किस हिसाब से समझना है। तो यहाँ पर भारत का जो मैप है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखा है इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसी को हम कर्क रेखा बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाला है उत्तरी भाग और नीचे वाला है कर्क रेखा के जस्ट नीचे से जितना भाग स्टार्ट हो रहा पूरा यहाँ तक, ये क्या है, दक्षिणी भाग। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी भाग जो है किस कटिबंध के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। क्या राइट आंसर होगा 10वें प्रश्न का, तो आंसर है यहाँ पर उष्णकटिबंध, ट्रॉपिक्स। याद रख लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंध, ट्रॉपिक्स के अंतर्गत। और यहाँ पर अगर हम बात करें उष्णकटिबंध ट्रॉपिक्स की बात करें तो इक्वेटर से, ध्यान रखिएगा, इक्वेटर से लेकर, याद रख लीजिएगा कि इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र होता है, और भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग यहाँ से 6 डिग्री 45 से। तो कुल मिलाकर ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, यानी जहाँ तक कर्क रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग होगा, यानी यहाँ तक का जो ये दक्षिणी भाग होगा कर्क रेखा का, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया। ये क्लियर है आपको। यहाँ हमने भारत का मैप बना दिया, ठीक है। 6:45 मतलब यहाँ से ले लीजिएगा, तो 6:45 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मेन लैंड की अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा गुजर रही है, और ऊपर वाला ये पार्ट है
जो उत्तरी पार्ट है, नीचे दक्षिणी पार्ट है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो किसके क्षेत्र में आएगा? तो आपको मालूम है कि विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। तो विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक कहते हैं, ट्रॉपिक्स कहते हैं, या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या उष्णकटिबंध कहते हैं। तो भारत का दक्षिणी भाग किसके अंतर्गत आएगा? उष्णकटिबंध के अंतर्गत। क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है यानी कर्क रेखा के जो उत्तर में है, तो हिमालय और हिमालय के साथ में जो तराई वाले क्षेत्र हैं और साथ में जो नीचे के जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो एक वेरिएशन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन होता है, तापमान में ज़्यादा बदलाव आता है। और हिमालय के होने की वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का उत्तरी भाग है, यहाँ दक्षिणी पूछा था, उत्तरी आपसे पूछेगा तो आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। उपोष्णकटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन, और इसी को हम वार्म टेम्परेट जोन भी कहते हैं। तो सब ट्रॉपिकल जोन या उपोष्णकटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में भारत का उत्तरी भाग आता है। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भाग के सूर्योदय में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हमारे देश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भाग के जो है सूर्योदय के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो आप कहेंगे गुहार माटी। सबसे पश्चिमी भाग कौन सा भारत का? गुहार माटी है। सबसे पूर्वी भाग क्या है? किबुथु। तो सबसे पश्चिमी भाग है गुहार माटी, सबसे पूर्वी भाग है किबुथु। अब आपको बताना है कि गुहार माटी और किबुथु में कितने घंटे का अंतर होगा सूर्योदय में। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 बजे होता है या मान लीजिए यहाँ 4 बजे होता है, तो यहाँ कितने बजे होना चाहिए? 1 घंटा 40 मिनट के बाद 2 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, एक से अधिक या नन ऑफ दीज। तो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज। क्यों है? क्योंकि 2 घंटे का अंतर होता है, आप सभी को मालूम है 2 घंटे का अंतर होता है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य अंतर कितना है? आपको प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है, 271 किलोमीटर, 291 किलोमीटर है। ये कैसा प्रश्न आपने देख लिया है? तो यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं। अभी आपने देखा था कि उत्तर से दक्षिण कितना था? 3214। पूरब से पश्चिम कितना था या पश्चिम से पूरब कितना था? 2933। इसी का अंतर बोल रहा है, तो अंतर कर लीजिए। इतना तो करना आता है आपको। 281 किलोमीटर। तो आपका ए इज़ द राइट आंसर। 12 में ए आंसर होगा 281 किलोमीटर। मानक याम्योत्तर को कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन इज सेलेक्टेड इन मल्टीपल्स ऑफ डैश ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो कितना लॉन्गिट्यूड या कितना देशांतर के गुणांक पर मानक याम्योत्तर का चुनाव किया जाता है? भारत के मानक याम्योत्तर का भी चुनाव इसी बेसिस पर किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने हैं। 8 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। क्या राइट आंसर होगा? तो मानक याम्योत्तर को कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 13 का वो है बी, 7 डिग्री 30 मिनट। तो 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर ध्यान रखिएगा। गुणांक की यहाँ पर बात की जा रही है। गुणांक मतलब होता है मल्टीपल। आखिर में भारत का 82.5 ही क्यों माना गया है? 82.5 पूर्वी देशांतर क्यों माना गया है? या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ही क्यों माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन मानक याम्योत्तर? तो उसका कारण है कि हम 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में लेते हैं। तो एक नया प्रश्न आपने देखा है, इसका सोर्स हम आपको दिखा दे रहे हैं जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ही दिया गया है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, तो आपको 13वां नंबर प्रश्न नया लगा होगा, कोई बात नहीं। कई लोगों का गलत भी होगा, कोई बात नहीं, सीखने को चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी। तो 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक पर चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे? इस बार भी ये प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था, यहीं से आपका प्रश्न था। तो 5 घंटा 30 मिनट यहाँ पर राइट आंसर। ये आपको मालूम है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए
और 5 घंटा 30 मिनट को निकालते कैसे हैं? तो क्या आप ये लोग बता सकते हैं कि 5 घंटा 30 मिनट को निकालते कैसे हैं? तो 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री देशांतर तक, 82.5 डिग्री देशांतर तक। 1 डिग्री में आप देखते हैं कितना होता है, जो डिफरेंस हम लेते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट, तो उसी हिसाब से हम लेते हैं। और 82.5 को, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 82.5 डिग्री और साथ में यहाँ पर 0 डिग्री जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, डिफरेंस कितना है? तो 0 से 82.5 के बीच में डिफरेंस ही इतना ही है, 82.5। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा आता है 330 मिनट। 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 डिग्री में होता है हमारा 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट माना जाता है, तो 330 मिनट यहाँ पर आ जाता है। 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? तो 330 मिनट को हम 5 घंटे यानी कि 300 मिनट प्लस 30 मिनट, तो 300 मिनट को हमने क्या कर दिया? 5 घंटे कर दिया और साथ में 30 मिनट, तो 5 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय आगे रहता है, तो 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। मान लीजिए कि ग्रीनविच माध्य समय पर या ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितना बज रहा होगा? तो भारत में दिन के अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहा होगा। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, 5.5 घंटे का आपको डिफरेंस यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय हैं या कितने समय कटिबंध हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध हैं? 6 हैं, 11 है, 13, एक से अधिक है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, कन्फ्यूज़न होना लाजमी भी है, क्योंकि क्लास 11th NCERT की अगर हम बात करें, एज़ पर क्लास 11th NCERT अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर 6 है। कितना है? 6 है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं जिससे आपको कोई भी संशय ना रह सके। लेकिन फिर हम बात करते हैं क्लास 6 NCERT की। तो क्लास 6 NCERT की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने कटिबंध दिया गया? 6 दिया है। लेकिन अगर हम बात करें जो है आपका क्लास 6 NCERT का, तो क्लास 6 NCERT भी हमने आपको पढ़ाया है, तो उसको भी डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी है। क्लास 6 NCERT के हिसाब से आप कमेंट कीजिएगा कि कितने मानक समय बताए गए हैं। तो कितने मानक समय या कितने समय कटिबंध बताए गए हैं क्लास 6 NCERT के अकॉर्डिंग? तो आप कहेंगे 7। तो आप परीक्षा में क्या आंसर मानेंगे? तो मान लीजिए कि अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है, 7 नहीं दिया जाता है विकल्प में, तो आपको आंसर 6 मान लेना एज पर 11th NCERT। दूसरा चीज़ है, अगर आपको विकल्प में 6, 7, 11 दिया रहेगा तब आपको आंसर हर हाल में 7 मान लेना है, इस तरीके से, क्योंकि क्लास 6 NCERT के हिसाब से आप देन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो क्लास 6 NCERT के अकॉर्डिंग 7 है, 11th NCERT के अकॉर्डिंग 6 है, ये हमने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हम 6 मान रहे हैं। क्लियर है? और क्लास 6 NCERT के अकॉर्डिंग कितना है? 7 है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको लेकर NCERT भी कन्फ्यूज़ रहता है, या तो 6 हो या तो 7 हो, दोनों के केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस बार एक प्रश्न था एसिड रेन का। क्लास 7th NCERT हमने आपको साइंस पढ़ाया था, वहाँ पर आपका CO2 भी दिया था, SO2 भी दिया था, NO2 भी दिया था। लेकिन आगे की जितनी भी क्लासेस है, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th हो, वहाँ CO2 नहीं दिया था। ये यहाँ पर बात थी, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी था। अंत में आंसर 1 से अधिक माना गया था क्लास 7th NCERT के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को आपको बताना है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा 16 नंबर प्रश्न का? तो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार से होकर मानक याम्योत्तर नहीं गुजरती है। बिहार से होकर मानक याम्योत्तर नहीं गुजरती है। और मानक याम्योत्तर की अगर हम बात करें तो 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर है यूपी, फिर है MP, फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है नीचे आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक याम्योत्तर यानी कि 82.5 डिग्री उत्तरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक याम्योत्तर कहाँ से होकर गुजरती है?
पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद के निकट नैनी से, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा एक से अधिक, पांचवा नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा 17 नंबर प्रश्न का? तो आपका यहाँ पर मानक याम मित्र की बात करें तो मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। मिर्ज़ापुर में अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर में क्लॉक टावर है, मिर्ज़ापुर में क्लॉक टावर है और वहीं से माना गया है कि वहीं से गुजरती है, और मिर्ज़ापुर का जो क्लॉक टावर है और साथ में इलाहाबाद के निकट नैनी से भी गुजरती है। तो यहाँ पर आंसर ए और बी दोनों सही माना जाएगा, तो आंसर यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा। कहीं कहीं आपको प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर मिर्ज़ापुर नहीं दिया रहता तो इलाहाबाद के निकट नैनी माना जाता है, कहीं कहीं मिर्ज़ापुर ही आपको दिया जाता है तो वहाँ पर इलाहाबाद का नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से आपका आता है, लेकिन बीपीएससी है एक से अधिक का संभावना है, इसलिए ये प्रश्न रखा गया। ए और बी है, भोपाल से दूर दूर तक नहीं गुजरती है। तो भारत का मानक याम में उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर से भी और इलाहाबाद के निकट नैनी दोनों से। तो दोनों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड है, राजस्थान है, बिहार है, क्या आंसर होगा? तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा और जो ये मानक याम मित्र दोनों से ही बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। तो बिहार से ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना ही मानक याम मित्र गुजरती है। ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है बिहार से और ना ही गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार से दोनों ही नहीं गुजरता है। अब कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो एक बार हम उनको अभी हम देख लेंगे दोबारा से। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर्स मैक्सिमम एरिया ऑफ। तो रांची का पठार का सबसे ज़्यादा क्षेत्र आच्छादित करता है कर्क रेखा, मालवा पठार का करता है, छोटा नागपुर पठार का करता है। ये आपका TRE 2 में GS में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र जो आच्छादित है वो है मालवा पठार का। इस प्रश्न का मतलब क्या है उसको भी अब हम डिस्कस कर लेंगे एक साथ में ही। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, लास्ट प्रश्न है, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। असम की राजधानी की अगर हम बात करें तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? असम की राजधानी हो जाएगा दिसपुर। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? तो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? तो कोहिमा है नागालैंड की। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? कोहिमा है नागालैंड की। इम्फाल कहाँ का राजधानी है? तो इम्फाल है मणिपुर का। काफ़ी समय से विवादित रहा है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लग गया है। तो मणिपुर का राजधानी क्या है? इम्फाल है। और साथ में मिजोरम का क्या है? आपको नॉर्थ ईस्ट का पता होना चाहिए। मिजोरम का क्या है? तो मिजोरम का ऐजवाल है। मिजोरम का ऐजवाल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा का है अगरतला। त्रिपुरा का राजधानी क्या है? अगरतला है। इसके अलावा आपको सिक्किम का याद रखना है। सिक्किम का क्या राजधानी है? तो सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझा देते हैं। मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कर्क रेखा जो है किस क्षेत्र को ज़्यादा आच्छादित करता है? तो ये आप यहाँ पर मालवा पठार देख रहे हैं। ये पूरा मालवा पठार है और मालवा पठार का जो लगभग कह सकते हैं ये जो पूरा क्षेत्र हम दिखा रहे हैं पूरा, ये पूरा मालवा पठार है। तो ये मालवा पठार जो बात करें तो पूरा राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात तक जाता है। और इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक काल्पनिक रूप से मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो क्षेत्र है मालवा पठार का, उसको कर्क रेखा कवर करती है, कर्क रेखा उसको आच्छादित करती है। फिर अगर हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार का, तो छोटा नागपुर पठार को भी कर्क रेखा पार करती है, लेकिन छोटा नागपुर का क्षेत्र यहाँ पर सीमित हो जाता है, छोटा हो जाता है। वैसे ही रांची प्लेटू का भी बात करें तो रांची प्लेटू से भी बहुत छोटे भाग से जो है होकर गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन गुजरती तीनों से है। तो ये आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका कवर करती है? तो आंसर आपका मालवा प्लेटू है। TRE 2 में प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, देन आपकी जो क्लास है वो समाप्त होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो गुजरती है, पहला राज्य है गुजरात। और ध्यान रखना कि गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। फिर आता है भोपाल, भोपाल भी मध्य प्रदेश, और साथ दूसरा है आपका यहाँ पर वैसे तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर पहले पे गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान। राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी भाग है वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये आप यहाँ पर भाग देख रहे हैं राजस्थान का, तो यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। फिर उसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर भी कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। फिर आते हैं रांची पर, तो झारखंड की राजधानी रांची भी कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में। कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में। फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी कहाँ स्थित है? नीचे स्थित है कर्क रेखा में। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये आपसे पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। तो अगरतला और आइजोल याद रखिएगा, अगरतला और आइजोल तीन, वैसे हम देखेंगे टोटल 3। तो इधर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो अगरतला और आइजोल कर्क रेखा के ऊपर है। ये दोनों राजधानी शहर है, कैपिटल सिटीज़ है। गांधीनगर, भोपाल और रायपुर, रांची और कोलकाता ये दक्षिण में स्थित है। और वहीं जयपुर की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर में, बहुत उत्तर में स्थित है कर्क रेखा से। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक आपसे प्रश्न पूछे जा सकते थे। अब कल हम आपसे आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। कल ऐसे ही प्रश्न और भी आएंगे जो बीपीएससी तैयारी के लिए 4 के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा दृष्टि से, और आपका एक बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो पाएगा। आप सभी को आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते कि आज आप लोगों का एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, और साथ में आज शाम 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, बेसिक मैथ की। तो बेसिक मैथ की क्लास आपकी होगी 8 बजे। मिलते हैं 8 बजे। आप सभी को लोगों का देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।